प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भोर का तारा नामक एकांकी के भाग 2 को आगे पढ़ते हैं। सहसा बाहर कोलाहल, घोड़ी की छापों की आवाज, शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर कहता है, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश होता है। थकित और श्रमित, शस्त्रों से सुसज्जित, पसीने से नहा रहा है। चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। शेखर और छाया एक साथ कहते हैं, माधव। शेखर कहता है, माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव दोनों पर दृष्टि फेरता हुआ कहता है, शेखर, छाया। फिर उस कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, मानो उस सुरमई घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। छाया कहती है, भीख मांगने? तक्षशिला से? माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ पाया, यह मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते, यह भी नहीं जानता। यह जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर-घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर ने कहा, गुप्त साम्राज्य संकट में है? यह क्या कह रहे हो, माधव? माधव ने संजीदगी के साथ कहा, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हूणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर बढ़ आया है। छाया ने कहा, तोरमान? माधव बोला, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने अभी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। छाया सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उनकी भुजा पकड़ती हुई कहती है, तक्षशिला? माधव उसी स्वर में बोला, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र सारा ही आर्यवर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। बाहर भारी कोलाहल। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। देखो, बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, चेहरे पर भावों का आवेग, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव-गांव जाकर वह आग फैला दो, जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कवि, देश तुमसे यह बलिदान मांगता है। छाया अत्यंत दर्द भरे करुण स्वर में कहती है, माधव, माधव। माधव मुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज है, इसमें तो सहस्रों मिट गए और सहस्रों को मिटाना है। शेखर मानो नींद से जागा हो और कहता है, किसने? माधव ने कहा, आर्य देवदत्त ने, अंतिम समय। छाया पर जैसे मानो बिजली गिरी हो और वह कहती है, माधव? माधव तो क्या भैया? माधव ने कहा, उन्होंने वीर गति पाई है, छाया। छाया पृथ्वी पर घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरे को हाथ से ढक लिया है। इस बीच में माधव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट आ पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है। उसके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ उठाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़न के प्रेम से देखता है।
उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे-धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर बोलती है, शेखर। लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उठती है, छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है, फिर छाया की ओर दृष्टि करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैर की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में कहती है, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और फिर पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इसे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुनाई पड़ता है। नकार पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाता है वीरों को तुरही, तू उठ कोई रास्ता निकाल। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है। माधव कहता है, छाया मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है और पर्दा गिरता है और इसी के साथ भोर का तारा नामक एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।